से जुड़ा कोई। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बीजेपी के मिशन 29 की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और बीजेपी आधी से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदल भी सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी कमज़ोर सीटों पर फोकस करते हुए नए चेहरों को मौका दे सकती है। इधर कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या विधानसभा चुनाव की तरह फिर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नया प्रयोग कर सकती है? अगर हाँ, तो लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग कितना सफल हो सकता है? आज चर्चा इसी की सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कभी तक लोकसभा चुनाव की जंग, बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन। हर वक्त मिशन पर रहने वाली बीजेपी अब लोकसभा जीतने के मिशन पर है। अगले महीने चुनाव आचार संहिता लग सकती है, लिहाजा बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। पार्टी ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि वो फरवरी में उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि कमजोर सीटों पर बीजेपी पहले प्रत्याशियों को उतारेगी और प्रदेश की 29 सीटों में से 16 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी बीजेपी आधी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है। हालांकि इन अटकलों पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मध्य प्रदेश की चुनाव समिति है और राष्ट्रीय चुनाव समिति है, यह सब हर एक सीट पर कार्य करते हैं और जो विनेबिलिटी वाला कैंडिडेट होता है, जो उसकी कैपेसिटी जीतने योग्य कैपेसिटी होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर हमारी पार्टी निरीक्षण करती है और उन्हीं को टिकट देती है। और फिर देखिए, यही परिणाम है कि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी और 2014 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लिहाजा टिकट बंटवारे में भी वो नए प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाती। वही बात कांग्रेस की करे तो उसे कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के तहत मिलेगी, वो कितनों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि उसकी नजर बीजेपी की रणनीति पर जरूर है और वो प्रत्याशी बदलने की अटकलों पर भी तंज कस रही है। भी उनके वहाँ स्वतंत्र निर्णय लेने की परंपरा है ही नहीं। जो दिल्ली से आजकल होता है वही भारतीय जनता पार्टी सरकार और पार्टी दोनों स्वीकारती है। तो हम लोग उनके किसी भी निर्णय पर ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। हमें तो ये देखना है कि उनका जो भी कैंडिडेट होगा उसके सामने हमारा दमदार कैंडिडेट कौन हो। हम अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देकर चौंका दिया, हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव में भी आधे से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदलकर फिर सबको हैरान कर दे। कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप करना चाहती है, लिहाजा बीजेपी 29 की 29 सीटों को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का जवाब कैसे देगी, उसके टिकट बंटवारे में कितना बदलाव दिखेगा, इस पर भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो विधानसभा में हमने देखा था जहां बीजेपी के खिलाफ तमाम सारे सर्वे जा रहे थे, कहा जा रहा था मामला कठिन है, वहां भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में चेहरे नए उतारे, कुछ पुराने चेहरों को प्रयोग किया। और अब तो लोकसभा में एक रामलला की लहर भी बीजेपी के साथ एडिशनल जुड़ गई है अब। तो ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं अगर उनको बड़ी संख्या में अगर वो टिकट बदलना भी चाहें। और जिस प्रकार से मोदी कह रहे हैं उनके लिए 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, तो शायद इनको आगे लाया जाए इस लोकसभा चुनाव में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी रणनीति हमने विधानसभा चुनाव में देखी कि वो उसको जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सीटें मिली। जो पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए उसमें बहुत जो है सफलता मिली, लेकिन कुछ लोग हार भी गए। हार भी चलती रहती है। तो अभी वो घोषित करे या ना करे या लास्ट मोमेंट पे भी करे। आप देखिए, मध्य प्रदेश का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जब रामलला नहीं थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर 28 सीटें जीत गए थे, तो अब तो रामलला है। रामलला के सहारे यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं
तो उन्हें फिर कैंडिडेट पहले घोषित करने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के नाम और सिंबल काफी है, किसी को भी कैंडिडेट बना दे। जी, लेकिन लग रहा बस इतने से बार काम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व की बात है ना कि अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम लोग विधानसभा में उतने नहीं दे पाए, लोकसभा में दे सकते हैं, या नए चेहरों को मौका मिल जाए जिनको आपको लगे कि भविष्य की लीडरशिप भी अगर तैयार करना तो सही मौका है कि अगर इस लेयर में जो नए युवा चेहरे हैं वो जीत जाएं, ताकि एक एक्सपीरियंस मिल जाए उनके पास, एक नई लीडरशिप उभर कर सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में तो नया प्रयोग हमने देखा कि जो भविष्य की लीडरशिप थी उसमें रिवर्स गियर लगा दिया, दिल्ली से भोपाल वापस भेज दिया। तो जो भोपाल भी वापस भेजना था तो दिल्ली में नहीं चाहिए ना उनको भविष्य की लीडरशिप, उनके पास है वहाँ उनको तो प्रदेश में चाहिए। लीडर दो ही काफी है, दिल्ली में 2 ही लीडर काफी है, इसीलिए तो उनको सबको भेज दिया उन्होंने मध्य प्रदेश। लीडर की जरूरत नहीं, हाँ बाकी लीडर की जरूरत नहीं है जी। बाकी तो जो नए चेहरे वो ले आएंगे, वो चाहे भविष्य की राजनीति के चेहरे हो या ना हो, 24 की जगह वो 29 में फिर से उनको टिकट ना मिले, फिर से वापस भेज दिया जाए। ये तो सब नई भाजपा है, और नई भाजपा में जो हो जाए वो कम है। जी, तो प्रभु जी नई भाजपा है तो नई भाजपा और क्या नया, क्योंकि हर बार तो चौंका देते हैं वो, तो सारे अनुमान, पूर्वानुमान, कयास, शंका, कुशंका, आशंका, वो सब एक कोने में धरी रह जाती है। तो इस बार भी लग रहा है ऐसा कुछ होगा, या फिर लगेगा कि ठीक है कुछ आदिवासी नया नेतृत्व जाए, या जो लोग 3-3, 4-4 चुनाव जीत चुके हैं उनमें से कई तो अब हम देख रहे हैं कि राज्य विधानसभा में आ गए, मंत्री बन गए, तो उनकी जगह नए चेहरे, और जो नई जगह की एक यहाँ इनकी जगह कौन, कि जैसे मुरैना की हम बात कर लें, या गुना की हम बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, कि वो कौन चेहरे, होशंगाबाद की कर लें, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता लगातार एक चेहरे को देखने का आदी हो गए। चाहे मंडला की हम बात कर लें। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति दिख रही है वो भविष्य की रणनीति पर काम करती हुई दिख रही है, लगातार बदलाव हो रहा है जी। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें चुनाव के पहले तो वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही पूरे जिले तक नया नेतृत्व उभार कर सामने लेकर मंडल भी एक बारेज कर दी, बिल्कुल नीचे तक जो नए युवा लीडरशिप को लेकर आए थे, और वही प्रक्रिया उनने जो विधानसभा चुनाव में भी लगभग हमको दिखाई दी। कुछ जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, बड़े नेता थे, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, 7 ऐसे नेताओं को उतारा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ नए चेहरे सामने आएंगे, वहाँ पर उन 7 सीटों पर तो नए चेहरे उतारे ही जा सकते हैं। बाकी और भी जगह पर नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि बीजेपी 20 साल आगे का प्लान अभी से लेकर चल रही है। अभी वातावरण, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं, अभी वातावरण उसके पक्ष में दिख रहा है। पहले ही माहौल बीजेपी के लिए है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, और रामलला के बाद तो अब लगभग पूरा भाजपा में माहौल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बीजेपी का अपना एक प्रबंधन का भी एक तरीका है, बूथ मैनेजमेंट उनका बहुत मजबूत पक्ष बनकर उभरा है विधानसभा चुनाव में। तो जो बूथ लेवल की जो कमेटियां बनाई हैं उनने, तो जो प्रबंधन जो किया है उनने, वो सर्टिफाई हो गया है उनका कि वो सफल रहा है उनका, तो उसके दम पर भी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो बीजेपी के लिए कहीं कोई मुश्किल आने वाली दिखाई नहीं दे रही है। यदि 29 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हो, यदि वो पूरा जोर लगाते हैं 29 सीटों पर, तो निश्चित तौर पर 29 की 29 सीट भी वो जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है जी। लेकिन यदि हम विधानसभा के नतीजों के आधार पर देखते हैं तो लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि कांग्रेस को बढ़त दिखी है, या बराबरी की स्थिति दिखी है। ज्यादा थे, 5 में नजदीकी थे, जैसे मंडला है वहां पर 5-5 सीटों का बंटवारा हो गया। अलग अलग जिलों लोकसभा क्षेत्रों में छिंदवाड़ा की तो सारी की सारी 7 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। टीकमगढ़ की भी वही स्थिति, खरगोन की भी वही स्थिति है, मुरैना है। तो यहाँ पर बीजेपी कुछ नया प्रयोग कर सकती है, तो फिर किसी बड़े नेता को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो अभी वर्तमान सरकार में मंत्री है मध्य प्रदेश में, या और भी किसी को वहां पर चुनाव मैदान उतार सकती है। जो मुश्किल सीट उनको लगेगी कि ये वाकई में मुश्किल, उनके सर्वे के आधार पर, उनकी रणनीति के आधार पर जो मुश्किल नजर आ रही होगी। बाकी बीजेपी तो जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में उन्होंने प्रयोग किया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का कोई राजनीतिक वजूद नहीं था उनको सांसद चुनाव लड़ाने के पहले। मालेगांव में जरूर उनका नाम आया था, लेकिन उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीती। और पिछली बार तो जिन शंकर लालवानी जैसे लोग जो जीते 5-5 लाख वोटों के अंतर से जीत कर आए। तो ये बीजेपी वो प्रयोग यहाँ पर करती हुई दिख रही है, और जो भविष्य की रणनीति वो बना रही है, चूंकि माहौल अनुकूल है उनका, तो वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नए लोगों को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, महिलाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, ट्राइबल फेस ज़्यादा ला सकते हैं। तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से निर्णय लेते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। दिनेश जी, रणनीति रहेंगी, लेकिन संकट कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि पिछली बार दोनों बड़े चेहरे उनके चुनाव हार गए थे, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो अब बीजेपी में आ गए हैं।
और कमलनाथ तो अब खुद विधानसभा में है, और जाहिर सी बात है अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बेटे को फिर क्या करेंगे, तो एक संकट है। तो चेहरों की समस्या तो कांग्रेस के सामने भी आनी है कि किनको लाए, और ऐसी लहर में भी, क्योंकि विधानसभा ने पहले ही हौसला पस्त कर दिया है और जो स्थितियां बन रही हैं वो ज़्यादा उनके अनुकूल नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर मध्य प्रदेश को हटा भी दिया है तो अगर हम देख लें पश्चिम बंगाल की बात कर लें ताज़ा, या पंजाब की बात कर लें। देखिए, मध्य प्रदेश का तो इंडिया गठबंधन से कोई बहुत ज्यादा सरोकार है नहीं। बिल्कुल, यहाँ तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी और अकेले उसको लड़ना है। मनोज कहते कि जो कांग्रेस पार्टी है ये इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें कोई काडर नहीं है, कोई चेहरे सामने नहीं होते। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है वो भी चल जाता है, वो भी चुनाव जीत जाता है। तो कांग्रेस के बारे में कोई भी चीज हम बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते। ना तो उनकी कोई स्ट्रेटजी होती, ना कोई जो पोलिंग स्टेशन का कोई मैनेजमेंट होता है। आप विधानसभा में देखो ना, उनका 40% वोट क्या कम हो गया क्या? उनका वोट परसेंट वही है, वो कैसे हो गया? सीटें जरूर कम हो गई। बिल्कुल। तो ये भी तो एक आश्चर्यजनक बात है ना कि सब कुछ के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट परसेंट कैसे बढ़ाया, क्या किया, कौन सा मैनेजमेंट था, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन सब कुछ के बावजूद, चाहे लाडली बहना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 40% से जो है उसका 38% पोलिंग नहीं हुआ, उसका वोट नहीं हुआ। तो ये जो वोट है उसका कमिटेड वोट है, जो उसको आप कह सकते हैं, वो आगे रामलला के बाद लोकसभा में क्या स्टैंड लेता है। लेकिन विधानसभा में हमने देखा कि उसको 40% वोट था। जैसा पिछली बार 18 में हुआ था, विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ने उसी पर स्ट्राइक कर दी थी, तो वो हार गई थी सारी सीटें। तो हर चुनाव जो है मध्य प्रदेश में या कहीं भी अलग अलग परिस्थितियों पर लड़ा जाता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 सीटों के आसपास वोट जाती है। 2009 में जरूर बहुत अच्छा उन्होंने कर 12 सीटें आई थी 2009 में कांग्रेस की जी, 12 उससे ज्यादा एक्सट्रीम मान लीजिए, 12 एक्सट्रीम मान लीजिए, उसके अलावा वो करती, उनका प्रदर्शन वैसा रहता नहीं। तो जो भी रहना है अब उनके लिए तो ऐसा है कि जितनी सीट मिल जाए, क्योंकि वो तो सब कुछ गंवा चुके, एक सीट उनके पास है। यदि एक सीट बचा लेते हैं या एक बढ़ा लेते हैं तो भी उनके लिए प्लस है जी। तो प्रभु जी, जो बात खबरें भी आ रही हैं जो दिनेश जी ने कहा, लेकिन एक और चीज़ हमने देखा, 19 की बात कर लें हम या 14 की, कि जो बीजेपी का विधानसभा वोट था और लोकसभा में उससे 12-13% का ज़्यादा इजाफा हमने देखा। पिछले 2018 में भी हमने देखा बीजेपी कांग्रेस लगभग वोट शेयर आसपास ही था, बीजेपी के 50,000 वोट ज़्यादा थे, लेकिन लोकसभा में 13% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ गया था। तो अगर यहाँ से 48 से आप इसको करते हैं तो कांग्रेस की संभावना उतनी क्षीण होती जाएगी। और दूसरा, जो बड़े चेहरे चुनाव हार गए, यह हो सकता है लोकसभा पार्टी बड़े नए चेहरों को दाव लगा दे। उसमें नरोत्तम मिश्रा भी हो सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह भी हो सकते हैं कि छिंदवाड़ा भेज दिया जाए। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी, बीजेपी कोई भी प्लानिंग कर सकती है किसी बड़े चेहरों को, वो यदि कमलनाथ को हरा के गढ़ में उनको जीतना है छिंदवाड़ा, तो किसी बड़े चेहरे को वहाँ पर उतार सकती है। वो प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा हो सकता है, नरोत्तम मिश्रा जैसा चेहरा हो सकता है, या और भी कोई नेता हो सकता है बड़ा, जिसको कि वहाँ पर चुनाव मैदान में उतार कर वो एक हाइप क्रिएट कर सकती है। क्योंकि एक उपचुनाव ही बीजेपी वहाँ पर जीती है जब सुंदरलाल पटवा चुनाव लड़े थे। उसके अलावा बीजेपी के हाथ में वो सीट रही नहीं है। तो बीजेपी के लिए कसक निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा जीतने की है। तो ये टास्क अमित शाह ने खुद छिंदवाड़ा का अपने पास लिया है। वो छिंदवाड़ा के पहले से वो प्रभार उनके पास था। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी वहाँ पर उन्हें लगा के रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी, चाहे वो उनको बड़े चेहरे को उतारना पड़े या कोई वहीं के किसी चेहरे पर ही पूरी ताकत लगानी पड़े। तो सारी रणनीतियां बीजेपी वहां पर लगाएगी। और एक तो अभी कयास जो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बीजेपी में आ जाएं जो सांसद हैं या उनके परिवार के लोग। तो क्यों ये कदम भी हो सकता है कि बीजेपी चुनाव के समय उठा ले, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने देखा है कि वो जो बीजेपी में आ गए, जो कि कांग्रेस से लगातार जीतते रहे, एक चुनाव क्या हारे, कि वो ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो उनके साथ कई 22 विधायक एक साथ बीजेपी में आ गए थे। तो ऐसे बदलाव कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। रणनीति जो चुनाव में आजकल साम दाम दंड भेद जो रावण की राजनीति का सूत्र दे गए थे, वही सूत्र पर राजनीति चल रही है कि अब हर तरीके से आपको जीतना है तो कुछ भी कीजिए, उस सीट को जीत लीजिए, चाहे वहाँ जीतने वाले को अपने पे मिला लीजिए। तो ये कोशिश यहाँ पर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी संभावनाएं हैं, चूंकि अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में उनको स्थिति पहले से अच्छी रही है विधानसभा की बनिस्बत। तो वहाँ पर कांग्रेस का युवा नेतृत्व है, जीतू पटवारी के हाथ में प्रदेश की कमान है, उमंग सिंघार आदिवासी नेता के हाथ में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है,
हेमंत कटारे को भी उन्होंने रखा हुआ है, युवा नेता को, उपनेता प्रतिपक्ष। तो निश्चित तौर पर युवा नेतृत्व जब वहां पर जोर लगाएगा तो हो सकता है कांग्रेस को कहीं और संभावना दिख जाए। खरगोन में दिख सकती है उनको बुरहानपुर तरफ उनको फायदा दिख सकता है, या मुरैना में वो जोर लगा लें छिंदवाड़ा के अलावा, या हो सकता है मंडला जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि बराबरी पर हैं दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों में, वहाँ जोर लगा के सीट निकाल सकते हैं। तो कोशिश वो भी पूरी करेंगे। मुकाबला रोचक होगा, लेकिन अपर हैंड जैसा अभी चर्चा में जो निकल कर आया, दिनेश जी ने भी कहा, रामलला का साथ तो बीजेपी को है ही, और बीजेपी का अपना मैनेजमेंट और जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में वो प्लस थोड़ा सा बीजेपी को दिख रहा है। बिल्कुल। तो दिनेश जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्लस्टर भी बना दिए, पूरा 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांट दिया है। 4-4 सीटों की जिम्मेदारी 6 जगह दे दी और 1 जगह 5 सीटों का जिम्मा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है उस पर भी वर्क शुरू हो गया है। युवाओं को जोड़ने की बात हो, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, तो ऐसे में जाहिर सी बात है तो उनके सामने तो ये रहेगा कि मोदी का चेहरा है, तो नया चेहरा जिसको भी मैदान में उतार देंगे वो चुनाव जीत ही जाएगा। और जो नेता, उनके सामने एक मजबूत टास्क रहेगा ताकि उनको भविष्य में रहे कि शायद हो सकता है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छे दिन और आ जाएं, जिनको जिम्मेदारी मिली है। नहीं, वो तो देखिए, जो नेता है वो तो हमेशा नेता रहता है, वो तो जब तक उसमें दम है तब तक वो कोशिश करता रहता है कि उसे और कोई मौका मिल जाए। लेकिन पार्टी देती नहीं देती, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो क्लस्टर इंचार्ज हैं वो कम से कम अपना काम तो करेंगे ना कुछ फीडबैक लेंगे, पार्टी को देंगे। मंत्री भी हैं, संगठन भी है, तो कई लेवल की जब एक मॉनिटरिंग होती है तो जो है पार्टी थोड़ा सा एक क्रॉस चेक हो जाता है कि जो एक फीडबैक आ रहा है वो दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसे जो कहते हैं एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जो रणनीति उनकी भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा जो सतर्क रहने की रणनीति अपनाती है ना, उसके तहत ये सब क्लस्टर और इन सब चीजों का होता है। लेकिन आम वोटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे भी आप चुनाव में देखेंगे ना तो कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाता आम वोटर तक, इसके बावजूद वो चुनाव जीत जाता है या हार जाता है। तो ये सब क्या है, जो ऐसे खुद को मतलब आप ये बताने के लिए कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, कितना जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारी यदि ऐसी चीजें नहीं होती तो आप बताइए कि नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ता क्या? यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी रणनीति करती तो जो ग्वालियर से मुरैना आ गए, फिर आप जो है मुरैना में जिस तरह विधानसभा चुनाव में हमने देखा कैसी चीजें हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो, तो इससे ये भी है ना कि आपका व्यक्तिगत मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं आप हर बार पार्टी की लहर में या किसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव जीत जाए। नहीं, वो तो बताइए, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक कमिटेड कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी लगा दी, मंडल अध्यक्ष ने पोलिंग स्टेशन पर बिठा दिया। तो कुछ लोग तो जो है अनिच्छा से भी काम करते हैं, तो वो चलता रहता है। क्योंकि यहाँ ज्यादा कार्यकर्ता की परवाह कौन कर रहा है कि संगठन ने जो कह दिया सो कह दिया, संगठन किसी के पक्ष में भी कर सकता है। तो जो जीतता भी संगठन है और हारता भी संगठन है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 3 राज्यों में, तो उस कार्यकर्ताओं के लिए तो लग गया ना कि हमारा किसी का भी नंबर लग सकता है। तो वो जो शायद नेता है वो भी तरीके से बात करते होंगे कार्यकर्ता से कि हो सकता है इनमें कोई भविष्य का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो। नहीं, आप देखिए उमा भारती क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? शिवराज सिंह चौहान की कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आज की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो पार्टी ऐसी है जिसमें सालों तक वो सत्ता में नहीं रही, उसका अप डाउन बहुत चलते रहे। तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनके बारे में लोगों को अनुमान नहीं था। लेकिन अब आप देखिए जो अब लीडरशिप आ रही है, वो सेंट्रल में देखिए, स्टेट में देखिए, तो अब तो फ्यूचर फेस देख ही लेते हैं कि कौन हो सकता है। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता है ना कि चूक कई बार मीडिया से हो जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। पार्टी तो अपनी रणनीति के साथ चलती रहती है। बिल्कुल। तो प्रभु जी चूक तो हो जाती है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी कोई चूक करने के मूड में है कि जो तैयारियां उनकी दिख रही है, लहर है, सब कुछ है। लेकिन एक सही मौका उनके लिए भी कि जो दिल्ली की अगर राजनीति को हम समझे या प्रदेशों की जो राजनीति, जो चेहरे लाए गए हैं, मंत्रिमंडलों में लाए गए हैं, जो जमावट की रही है, वो भी एक संकेत दे रही लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ। निश्चित तौर पर सारी रणनीति के तहत ही ये जमावट बीजेपी करती है और बीजेपी दूरगामी रणनीति को लेकर काम करती दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव में देखिए आप उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में बड़े नेताओं को उतार के एक माहौल बना दिया कि महाकौशल लालू को लगा कि उनके यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला 2 दावेदार वहाँ पर थे। मालवा, ग्वालियर, चंबल। मालवा में लगा कि उनके यहाँ से मुख्यमंत्री बनने वाला है, चंबल ग्वालियर में लगा कि हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो एक माहौल बनाया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, उनने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, पूरी पार्टी को, जनता को भी एक संदेश दिया और एक उस माहौल में वो चुनाव जीती। और मुख्यमंत्री किसको बनाया? जो चेहरे, जो नाम लिया जा रहा है तो उनमें से बिल्कुल अलग,
जैसा दिनेश जी बताएं कि पुराना वो रेफरेंस दिया है, तो एक नए चेहरे को सामने लेकर स्थापित कर दिया। तो विधानसभा की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरे उम्मीद अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं कि क्या ये इस व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन उसको हो सकता है पार्टी टिकट दे दे। राज्यसभा में भी पार्टी की यही रणनीति है, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा गया जिसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। सुमित्रा वाल्मीकि का उदाहरण पार्टी के नेता देते हैं कि जब उनका नाम आया वहां से कि इनको राज्यसभा में भेजना है, तो पता किया गया कि हैं कौन, तो पता चला कि तो जबलपुर की पार्षद रही और महिला पदाधिकारी हैं एक। तो इस तरीके से बीजेपी लंबे समय की रणनीति घर में जाकर रातों रात उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। सुमेर सिंह सोलंकी जब उनको खबर मिली तो वो तो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, ऐसी भी खबरें आई थी। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से बीजेपी जो क्या करती है, बीजेपी आलाकमान क्या रणनीति पर चल रहा है, क्या उसकी सोच है, वो नीचे वालों को भी पता नहीं होता है। वो जब इम्प्लीमेंट होता है तो समझ में आता है कि ऐसा कुछ निर्णय लिए। तो निश्चित तौर पर इस बार तो उनके लिए मैदान भी साफ है। बहुत सारे चेहरे बदल गए हैं। प्रदेश की जो भाजपा की राजनीति है या सरकार में जो लोग रहे, 12 तो मंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं उनके पास कि नए लोगों को खड़ा कर सकें। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका उपयोग करती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि एक संभावना ये भी है ना कि जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया, अगर 2 को छोड़ दे बाकी सारे चुनाव जीत गए, तो उन सीटों पर तो आप नए चेहरे दे ही सकते हैं, या कुछ ऐसे चेहरे जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्षेत्र में लोकप्रियता नहीं है, निकलते नहीं है, तो कम से कम उनकी जगह तो नए चेहरे आ ही सकते हैं। तो इसलिए पार्टी के लिए भी ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन वाली बात है नहीं कि अगर वो आधे भी बदलना चाहेंगे 28 में से तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। बिल्कुल अवसर है उनके पास बदलने के लिए। और अमित शाह का एक इंटरव्यू अभी हाल ही में चर्चा में आया था, जिसमें वो उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने पर यह कहा था कि ये तीनों मुख्यमंत्री के रहते एक बार पार्टी चुनाव हार चुकी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनको इसलिए हटाया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में सरकार बनकर आई है लेकिन फिर भी हटा दिया गया। तो वो पार्टी सारी चीज़ों को देखती है कि पहले भी आप यदि चुनाव हरा चुके हैं, उसके बाद आप सरकार बना चुके हैं, तो उनके लिए उनको हटाने के लिए एक उपाय, आसान तरीका है उनके लिए कि एक बार ये जनता ने इसको खारिज किया है तो फिर दोबारा उस चेहरे पर दांव क्यों खेला जाए। तो बीजेपी तमाम पहलुओं पर विचार करके रणनीति बना रही है और बहुत बारीकी से सारी कशीदाकारी वहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश में भी वही दिखेगा। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे नए चेहरे होंगे। चूँकि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई तो महिला प्रत्याशी भी ज़्यादा हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मौका दिया जा सकता है। और युवाओं की तो बात वैसे भी है कि युवाओं की संभावना इस बार कुछ ज़्यादा दिख रही है। बिल्कुल। तो ऐसी संभावना कांग्रेस में लग रही है दिनेश जी आपको कि ज़्यादा संख्या महिला युवाओं को मौका मिलता? नहीं, कांग्रेस में जो है कोई इस तरह की जो संख्या के आधार पर नहीं करते। उनको तो जो कांग्रेस का टिकट है आपको पता है कैसे मिलता है। अब जो सर्वे की बात हो रही थी कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, सर्वे अब सबसे ज्यादा इस पे चल रही कि सर्वे के आधार पर किसको टिकट दिया बताओ, वो सर्वे कहाँ है। सबसे ज्यादा विवाद तो इसी पर हो रहा है ना। कमलनाथ पे आरोप भी तो इसी कारण से लग रहा है कि जिनको टिकट देने की बात थी, जिनका सर्वे में नाम था, वो सब नहीं मिले। तो कांग्रेस पार्टी में कहाँ से कौन टिकट ले आता है, सारे गणित फेल हो जाते हैं हर के, और आदमी जिसकी उम्मीद नहीं करते उसको भी टिकट मिल जाता है। बिल्कुल। तो चौंकने का कार्यक्रम दोनों पार्टियों में रहता है, एक में नेता चौंका देते, एक में शीर्ष नेतृत्व। बराबर समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं मिशन 29 को लेकर। बीजेपी अब ऐसा पहली बार नहीं, पिछली बार भी हमने देखा था जब 27 सीटें जीती थी और गुना और छिंदवाड़ा को टारगेट किया था, तो गुना सीट पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली थी, लेकिन छिंदवाड़ा कह सकते हैं कि 37,000 के वोटों के अंतर से वो चूक गए थे। लेकिन इस बार जो तैयारियां बीजेपी की संगठन स्तर पर चल रही है, जिस प्रकार से प्रत्याशी चेहरे, नए चेहरे लाने की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक मोदी का चेहरा, राम लहर और बीजेपी के अपना संगठन और कार्यकर्ताओं की फौज, ये सारा वो शक्ति हैं जो बीजेपी को चमत्कारिक जीत दिलाने में हमेशा सहायक रही है। तो क्या बीजेपी इस बार भी नए चेहरों पर दाव लगाकर वो चमत्कार दोहराएगी? इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।